दिस इज द की। इससे मतलब ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं? जैसे जो 90% लोग हैं जिनको पता ही नहीं क्या कर रही है, क्यों कर रही है, उससे 9% में आओ। हाँ। पहले गोल पकड़ो, हाँ, फिर उससे 1% में आओ, उससे फिर फिर 1%। जो गोल पकड़ा हुआ है उसमें उसी में खुशी ढूंढो। हाँ, अब ये ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं? Very बहुत simple. सारे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं है, वो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वहीं पे पॉलिटिक्स में लग जाऊँ, मैं कागज वेता बनूँ, उसके बाद बड़ा बनूँ, मैं बिजनेस में लग जाऊँ, पहले जॉब करूँ, उसके बाद अपना खोलूँ, स्टार्टअप करूँ, उसके बाद बड़ा बिजनेस खोलूँ, या फिर मैं अध्यात्म में लग जाऊँ, पहले बुक्स पढूँ, किसी के शरण में जाऊँ, किसी मठ में जाके पढूँ, या मैं किसी से प्यार करूँ, फैमिली बनाऊँ, बच्चों को पालूँ, उनको खुश रखूँ। मतलब आदमी चूज़ कैसे करे, मुझे क्या करना है? वेरी सिंपल, बहुत आसान है। क्योंकि आगे बढ़ने के बाद पीछे मुड़ के बदलना बहुत ही मुश्किल सा हो जाता है, तो वो बहुत डिसीजन आसान। गलत नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का जवाब सबके लिए अलग होगा। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि ये प्रश्न कर कौन रहा है, उसकी उम्र क्या है। जैसे अब आप हैं, आपके लिए इस वक्त मटेरियल लाइफ बहुत ज़रूरी है। अगर यही प्रश्न मुझसे एक 50 साल का व्यक्ति कर रहा होता तो मैं उसके लिए कुछ और जवाब दे रहा होता। यही कोई 70 साल का पुरुष कर रहा होता या महिला कर रही होती तो उसको टोटल अलग जवाब होता। आपके लिए इस समय मटेरियल गोल ओरिएंटेड लाइफ बहुत ज़रूरी है, वो चाहिए। विदाउट फाइनेंशियल फ्रीडम यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय एट दिस पर्टिकुलर टाइम ऑफ योर लाइफ, है ना। इस स्थिति में जब आप हैं तो आप बिल्कुल बिना पैसे के आप जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हार्मोन्स भी हाई हैं, इच्छाएं भी हाई हैं, एक्सपेक्टेशंस भी हाई हैं। अब मैं बोलूंगा आपको कि माला लेके बैठ जाओ जाके, वही तुम्हारे लिए है, तो वो नहीं काम करेगा, है ना। मैं तो इसीलिए कितनी बार आपके पास आता हूँ तो बोलता हूँ भाई ये करो बिजनेस के लिए थोड़ा सा इस तरह से करो, क्योंकि वो आपका उधर फ्लो है तो आपको उधर ही रस आ सकता है। मतलब मुझे पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, बस कैसे पहुंचना है, उसी में ही 9% में तो हूँ, तो भी वहाँ तक तो आ चुका। अब 1% में कैसे जाना है, नेक्स्ट स्टेज? 1% में जाने के लिए अभी आपको 9% में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। पहले मैं इसमें टाइम स्पेंड करके दुखी हो लूँ। हाँ, दुखी हो लो या सुखी हो लो, पहले छिक लो तुम। हाँ, क्योंकि कच्ची रोटी ना किसी के भी काम की नहीं होती। अगर हम कच्ची रोटी उतार ले तो वो किसी के भी काम की नहीं रही होती, तो गाय को ही खिलानी पड़ती है। तो इसी प्रकार से बीच मझधार से किसी को उठाना गलत है। आप एक तरफ जा रहे हैं, उस तरफ जाने दो भाई, उसको इनफ एक्सपीरियंस हो जाने दो। हमारे यहाँ 50 में ही क्यों वानप्रस्थ आश्रम शुरू किया गया, क्यों नहीं 20 में वानप्रस्थ आश्रम शुरू कर दिया गया? जब गुरुकुल में ही था सदा ही भेज देते थे आश्रम। ग्रस्त बीच में डालने की जरूरत ही क्या थी, मटेरियल वर्ल्ड बीच में डालने की जरूरत ही क्या थी? पहले ये भी करके देखिए। वो जितना आपको एक्सपीरियंस होगा ना, उस एक्सपीरियंस के बाद जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करोगे तो आपके लिए स्पिरिचुअल लाइफ में जाना आसान होगा। फिर आप मुड़ मुड़ के नहीं देखोगे। मुड़ मुड़ के नहीं देखोगे। तो मैं तो कभी कहता ही नहीं, मैं तो उल्टा मेरे को जो लोग भेजते हैं, जो बच्चे भेजते हैं, अब मेरे पास कई बार 22-23 साल के बच्चे का प्रश्न आता है कि मैं मेडिटेशन कैसे सीखूं। मैंने कहा तुझे मेडिटेशन की ज़रूरत ही नहीं है, तुझे जॉब की ज़रूरत है, तुझे पैसा कमाने की ज़रूरत है, तुझे गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है, तुझे ध्यान की विधि की ज़रूरत नहीं है। बोलते हैं लेकिन ध्यान की विधि से जो ना आदमी का फोकस मैंने फोकस बढ़ाने के लिए ध्यान नहीं सीखना है, उसके लिए बहुत सारे और भी तरीके हैं। बेसिक चीज क्या है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें चाहिए क्या, इसलिए कंफ्यूज है। मैंने कहा ना 90%, वो 90% से 9% में आने में बहुत टाइम लगता है। 50 साल की उम्र के बाद वो 90% से आदमी 9% में आता है। 50 के बाद वो 1% में जाता है। फिर वो 50 से 60 साल जब उसका क्रॉस हो जाता है तब वो 1% में जाता है। बहुत कम लोग अपनी उम्र में 30 के बाद भी चले जाते हैं, 30-35 के बाद भी वो 50, वो सीधा उससे 9% में आ जाते हैं। कुछ लोगों को 55 से ही क्लियर हो जाता है मुझे ये करना है, वो कर लेते हैं, उसको तो अचीव कर लेते हैं। उसके बाद वो चाहे तो जा सकते हैं, और कई लोग फंस जाते हैं, नहीं जा पाते। लोगों को पता ही नहीं लगता ना, बूढ़े होने के बाद भी चिड़चिड़े से रहते हैं, बहुत गुस्से में रहते हैं हमेशा। The more you are unsatisfied from life, the more irritative and angry person you are. आप जितने असंतुष्ट व्यक्ति हैं उतने ही अधिक क्रोधी और चिड़चिड़े होंगे। सीधा है, इसका फंडा एकदम क्लियर है। संतुष्ट व्यक्ति को क्रोध अकारण नहीं आ सकता।
वो क्रोध भी करेगा तो कल्याण की भावना से करेगा। वो चिड़चिड़ा नहीं हो सकता, वो संतुष्ट है ना। संतुष्ट व्यक्ति को चिड़चिड़ापन कहां से आया? तो चीजों को समझना जरूरी है कि आप जिस एज में लाइफ के हैं उस एज में क्या प्रायोरिटीज हैं, उन प्रायोरिटीज की तरफ बढ़िए, होगा काम, नहीं होगा। जंप्स नहीं है लाइफ में, शॉर्टकट्स नहीं है लाइफ में। और हम आज के युग में ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना चुके हैं कि जहां हम सब शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं। पहले मुझे खूब याद है कि वो इतना लंबे लंबे फर्रे होते थे, बिल जब आता था घर पे राशन का तो वो पिताजी दे देते थे, चेक करना जरा इसको। तो हम लोग हाथ ऐसे ही माइंड में ही कैलकुलेट करके वो पूरा टोटल चेक कर लेते थे कि हाँ ठीक है कि गलत है। आज की तारीख में हर आदमी जो है ना कैलकुलेटर खोल के बैठता है, फ़ोन में ही कैलकुलेटर लगा लेता है अगर 4-5 डिजिट ऐड करने के लिए। तो हमने जितना अपना ब्रेन को लेजी बनाया उतनी लाइफ बेकार हो गई ना हमारी, इंटरेस्ट खत्म हो गया लाइफ में, है ना। तो लाइफ को ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है, लेकिन उसको कंपटीशन बनाना ज़रूरी है। आपका गोल होना ज़रूरी है इस उम्र में, लेकिन उस गोल के कारण डिप्रेशन में आ जाना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चों को आजकल डिप्रेशन हो रखा है, यंग बच्चों को। मेरे पास एक बच्चा आया 19 साल का था, अमेरिकन लड़का। बोलता आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मटेरियल वर्ल्ड। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हुआ? बोलता कुछ भी नहीं है इस मटेरियल वर्ल्ड में। मैंने अभी तूने देखा ही क्या है? तू यूनिवर्सिटी से सीधा डिप्रेशन में चला गया, तू जॉब पे गया ही नहीं ऑफिस में, है? तूने अभी गर्लफ्रेंड बनाई ही नहीं, झेला ही नहीं गर्लफ्रेंड को, तुझे डिप्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा? तो ऐसा भी है, जो पहले के टाइम पे लोग 30-40 साल तक सीखते थे, वो अभी लोग 20-25 बहुत कुछ देख लेते हैं। बहुत स्ट्रेस इसीलिए तो बढ़ गया है, बहुत कुछ जल्दी लाइफ में देख लेते हैं, तो वो बहुत कुछ से यूज टू भी हो जाते हैं। जैसे गर्लफ्रेंड 9th-10th में ही बनने लग जाती है बच्चों की, उसके बाद पैसे के पीछे भी रील बनाने लग जाते हैं, पैसा भी आता है, मतलब बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा देख लेते हैं, फिर उनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बचता, इसीलिए तो डिप्रेशन हो रहा है। हाँ, तो ये एक्चुअल डिप्रेशन है या ये मतलब सिर्फ नोटंकी है उनकी? देखो डिप्रेशन होता क्या है, डिप्रेशन ऐसा होता है कि आप एक स्टेट ऑफ माइंड में फंस गए हैं। हाँ, आप हैंगओवर हो गया है आपका, आपके ब्रेन जो है वो हैंग कर गया है एक ही स्टेट में। आप उसी को बार बार सोचे जा रहे हैं, अरे कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ, मेरी लाइफ बेकार जा रही है, बेकार जा रही है, बेकार। आप उसमें फंस गए, आप उसके बाहर खुद नहीं आ पा रहे। मतलब आपका ब्रेन किसी भी विचार में हैंग कर जाए, जैसे आपका फ़ोन हैंग करता है, उसको डिप्रेशन कहते हैं। वो लंबे टाइम के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए होता है। आप उसके करेगा। हाँ, बॉडी को भी इफेक्ट करेगा, ब्रेन को भी, लाइफ को भी, सब चीज़ों को इफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो इससे बाहर आने के तरीके हैं, लेकिन वो तरीका कोई करना नहीं चाहता। डिप्रेशन से बाहर आने का तरीका है फिजिकल वर्कआउट। अपने शरीर से काम कराओ, सबसे बेस्ट। शरीर को बढ़िया खाना खिलाओ, शरीर को बढ़िया नींद दो, शरीर से दबा के एक्सरसाइज या वर्कआउट करो। तो उस टाइम पे पर्टिकुलर कुछ भी कहने का मन नहीं करता, क्योंकि माइंड आप मेरे पास भेजो ना, मैं डंडे से करा दूंगा। क्योंकि माइंड आपको उस प्रॉब्लम में इतना अटका हुआ होता है। आप डिप्रेशन, देखिए होता क्या है, आपने देखा होगा कई बार आपका फ़ोन हैंग हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, वो हैंग से बाहर आ जाता है। तो ऐसे प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है लोगों के पास कि जब आप अटके हुए हो तो आपको किसके पास जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, या मतलब कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाते हैं। साइकियाट्रिस्ट तो खुद बीमार है। वो साइकियाट्रिस्ट खुद अपनी जीवन की समस्याओं से इतने घिरे हुए हैं कि वो खुद बीमार हैं, उनको खुद को डिप्रेशन है। आज तक मुझे एक भी प्रसन्न चित्त आनंदित साइकियाट्रिस्ट नहीं मिला लाइफ में, इतने घूमने के बाद। आजकल सबसे ज़्यादा महिलाएं आ गई हैं इस प्रोफेशन में, पुरुष तो बहुत कम है साइकियाट्रिस्ट, महिलाएं आ गई हैं। महिलाएं इमोशनल होती हैं और इमोशंस के कारण वो हर समस्या को अपनी समस्या मान लेती हैं, उसके कारण वो खुद डिप्रेशन में आ जाती हैं। तो इसीलिए साइकियाट्रिस्ट कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में ये कहते हैं हर साइकियाट्रिस्ट को एक साइकियाट्रिस्ट चाहिए। अब जो खुद बीमार है वो आपको ठीक कैसे करेगा, है ना। फिर लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास। हमारे यहाँ साइकियाट्रिस्ट होते थे गुरु, जिन्होंने जिंदगी को समझा,
जिंदगी को जिया और वो दर्शन का निर्माण करते थे। क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो एक साथ बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, हर साल देखते हैं। हाँ वो अलग अलग लोगों की साइकोलॉजी जानते भी है। हाँ, उनको हाँ। पता होता है कि कौन बंदा क्या सोच रहा है। हाँ, तो यही होती है साइकोलॉजी। और वो उस हिसाब से व्यक्ति के नेचर के हिसाब से उसको बता पाते थे। अभी तो साइकियाट्रिस्ट वो आपको सुनता है और आपको सुन करके उसे जो पढ़ाया गया है उसके हिसाब से वो समझता है और एक आपको सॉल्यूशन दे देता है उसके हिसाब से, लेकिन वो आपकी नेचर को तो जानता ही नहीं। उसने आपके साथ समय तो बिताया ही नहीं, आप किस कंडीशन में कैसा बिहेव करते हो ये तो उसे पता ही नहीं, आपके सेंसेस कैसे काम कर रहे हैं ये तो उसे पता ही नहीं। उसे तो ये भी नहीं पता कितने सेंसेस होते हैं। मेरे पास एक जर्मनी से लेडी आई, शी वॉज अ साइकाइट्रिस्ट, और वो 15 साल से साइकाइट्रिस्ट के पास जा रही थी इलाज कराने के लिए अपना, मतलब जब वो 15 साल की थी तब से साइकाइट्रिस्ट के पास भी जा रही थी अपना इलाज कराने के लिए। अभी तक ठीक नहीं हुई। 7 दिन में मैंने उसको ठीक करके घर भेज दिया। तो जब वो ठीक हो गई तो उसके बाद जो है ना, उसने मेरे से एक प्रश्न किया कि आपने ये कैसे किया। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा हमारे पास 10 इंद्रियां होती हैं और हर इंद्रिय पर कार्य करना होता है, और उस इंद्रिय को समझना, उसकी नेचर को समझना और उसके हिसाब से व्यक्ति की नेचर को समझना और उनको रिजोनेट करना बड़ा ज़रूरी होता है। वो बोलती हमें तो पूरी यूनिवर्सिटी में मैंने 6 साल पढ़ाई की, हमें तो किसी ने बताया नहीं कि 10 इंद्रिय होती हैं, आपके 10 दिमाग होते हैं। बोलती किसी ने बताया नहीं हमारे पास 10 दिमाग हैं। अब बताइए, जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में किसी ने उसको पढ़ाया ही नहीं कि 10 दिमाग होते हैं आपके पास। जो वैदिक कल्चर है वो वहाँ पे मतलब उसको साइंटिफिक फैक्ट नहीं माना जाता। देखिए सिंपल सी चीज़ ये है इसलिए वो कि गधों की सभा में शेर को राजा नहीं बनाया जा सकता। वो राजा बनाएंगे तो गधे को ही बनाएंगे। हर आदमी जहाँ पर है ना, वो वहाँ अपने को श्रेष्ठ माने हुए है। यही तो प्रॉब्लम है कलयुग की। मैं हमेशा कहता हूँ कलयुग की सबसे बड़ी समस्या है हर आदमी सब जानता है, करता कुछ नहीं, इसीलिए परेशान है। जिसको बोलो ना, जिसके साथ भी बात करो, मैं तो 40 से ज़्यादा देश घूमा हूँ, लोगों से बात करता हूँ और मेरे संपर्क में तो ज़्यादातर इसी तरह के लोग आते हैं, स्पिरिचुअल, दोज़ हू कॉल देमसेल्व्स स्पिरिचुअल। जो भी उनको बोलो बोलते हैं यस आई नो आई नो आई नो। अबे इफ यू नो देन व्हाई यू डोंट डू? आर यू अ फूल? मूर्ख हो क्या? अभी तुम्हें पता है पानी में जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा, और फिर भी जा रहे हो पानी में, तो क्या बोलेंगे? मूर्ख नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? लेकिन क्या है, विदेश में एक कल्चर हो गया, डोंट हर्ट एनीबॉडी, तो बोलना ही नहीं है। वो डूबता है, डूब जाने दो, बोलना नहीं है उसको, वहां मत जा, उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएगी। अरे बाबा रे बाबा, मार डाला तुमने तो, मनुष्य जाति को गड्ढे में डाल रहे हो। फीलिंग्स वैसे रियल होती है नहीं होती? नहीं होती। रियल का क्या मतलब है फीलिंग्स का? फीलिंग्स तो आपको मोमेंटम होती हैं, वो आई आपको इस कारण से एक्चुअली होती है, इम्पल्स है जैसे मन में। बहुत सारे लोग फीलिंग्स पे डिसीजन लेते हैं, बहुत सारे लोग फीलिंग्स ओरिएंटेड होते हैं, और मीडिया में भी हमें फीड किया जाता है कि अपनी फीलिंग्स की सुनो। तो ऐसे आदमी काम ही नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो तो अगर फीलिंग की सुनने लग गया या मन की सुनने लग गया तो मीडिया तो एक सोची समझी वो है, एक राजनीति। राजनीति क्या है? आप किसी को भी बोल दोगे जैसे मतलब फीलिंग ओरिएंटेड होती है, आप उनको बोलोगे आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स पे चलो, वो तो वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। फीलिंग्स तो नहीं कहूँगा मैं, उसे बेसिकली इमोशन कहूँगा। इमोशंस में क्या होता है कि आप ब्लाइंड हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहा गया है 3 चीज़ें भुला देती है, यानी भूख बर्तन भुला देती है, यानी आपको बर्तन की ज़रूरत है कि नहीं, अगर आपको भूख लगी आप हाथ में ही लेंगे, खा लेंगे। मोहब्बत ज़ाती भुला देती है, अगर जब मोहब्बत हो ही जाए तो ये नहीं दिखता कि वो कौन है, कहाँ से आई है, क्या बोलती है, क्या नहीं बोलती, क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता। और नींद स्थान भुला देती है, बिस्तर भुला देती है। जब आप सोई गए तो आपको नींद आई हुई है तो आप कहीं भी सो जाओगे, डलो पे भी पड़ के सो जाओगे, हाँ, तो उसका वो कोई नहीं। तो इमोशंस जो है ना, आदमी को कई बार अंदर कर देते हैं। कई बार क्या, ज़्यादातर इमोशन में आदमी, क्रोध में ही तो आदमी गलती करता है, और क्रोध भी एक इमोशन ही है। इसी तरह से जैसे क्रोध एक इमोशन है, इसी तरह से 90 या 99% लोगों का प्रेम भी इमोशन ही है। इमोशन और फीलिंग में क्या डिफरेंस है? फीलिंग जैसे आपने अभी मीठा खाया तो वो आपकी फीलिंग हो रही है, वो आपकी सेंसेस के कारण जनरेट हो रही है। इमोशंस आपके ब्रेन के कारण जनरेट हो रहे हैं।
से फीलिंग्स बनती है और इमोशंस बनते हैं ब्रेन से। माइंड से। और जो मन होता है वो किससे जुड़ा होता है, मतलब फीलिंग या इमोशन? दोनों से। प्रॉब्लम क्या है, दिमाग में दोनों चीज़ों का जन्म हो रहा है, और वो ये बीज निकलता है फीलिंग इमोशंस का दिमाग से, और फीलिंग्स का सेंसेस से। ये दोनों जब हमारे मन में पहुंचता है, मन जो हृदय के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे ही हमारे मन में पहुंचता है तो वहाँ इमोशंस अपना रूप ले लेते हैं और फीलिंग्स भी अपना रूप ले लेती हैं। वहाँ ये हमें महसूस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो इमोशंस लेते हैं ये बुरे नहीं हैं, लेकिन ये जैसे ही दिमाग के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, यानी हम विचारों में इमोशन घुसा दें, तो फिर हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं। जैसे एक छोटी सी चीज़ है, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग मांस खाते हैं, ठीक है, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि किसी के खाने पीने को हम लोग कंट्रोल कभी नहीं कर सकते, वो उसका पर्सनल मैटर ऑफ फ्रीडम है। उसके बाद आपने जानवरों की हत्या से अपने इमोशंस को जोड़ दिया, यानी ये थॉट है, पशु हत्या गलत है, ये एक विचार है, इसके साथ आपका इमोशन कनेक्ट हो गया, तो अब आपको ये विचार भी पीड़ा देगा कि कहीं किसी जानवर का कत्ल हो रहा है। जैसे वीगन लोग बहुत परेशान होते हैं। वीगन लोग तो परेशानी है, वो परेशानी रहने वाले हैं, उनका तो भविष्य ही काला है। वो दूसरों को भी परेशान करते हैं ताकि उनकी परेशानी थोड़ी कम हो। वो दरअसल क्या है, वेस्ट में तो एक प्रॉब्लम है, होल वेस्ट इज सिक। पूरा जो पाश्चात्य है वो बीमार है। वो अपने ट्रॉमास को सेटिस्फाई करने के लिए नई नई फिलॉसफियां निकाल के लेके आ रहे हैं। उनका बेस कुछ, वो मानसिक रूप से पीड़ित लोग हैं, वो आनंदित लोग नहीं हैं, वो परेशान लोग हैं। वो परेशानियों के कारण चैरिटी कर रहे हैं, वो परेशानियों के कारण वेगन बन रहे हैं। तो दूर से देखने में तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं वे, ज़्यादा अच्छे इसलिए लगते हैं कि सामाजिक बैरियर्स नहीं है, सोसाइटी अच्छी है, क्रिमिनलाइज कम है, रिलैक्स लोग है। क्या होता है, जैसे आप देखोगे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या हाँ, ठीक है, मुस्लिम कंट्रीज, उनके बजाय आप वेस्टर्न सोसाइटी को देखोगे तो वहाँ पे हार्मोनी ज़्यादा दिखती है। दिखना और शांति। होना अलग चीज़ें हैं। देखिए क्या होता है, आपने देखा है शेर को जंगल में चलते हुए, उसका कोई रास्ता फिक्स नहीं होता, वो कभी इधर चलेगा कभी इधर चलेगा, मस्ती है उसकी, कहाँ जहाँ जब शिकार करना है तब वो फोकस्ड रहेगा, एक दिशा में चलेगा, मारेगा, खाएगा और फिर उसके बाद चल देगा। भेड़ बकरियों को देखा आपने, भेड़ बकरियां अगर चलेंगी ना तो एक ही डायरेक्शन में चलेंगी, झुंड बना के चलेंगी। वेस्ट हैज बिकम भेड़ बकरी, वो भेड़ बकरी बन गए। इतने नियम बना दिए हैं उनके कि उनकी खुद की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। आप एक पुरुष से ये कह रहे हैं कि तू पुरुष ही नहीं है, एक महिला से ये कह रहे हैं कि तू महिला ही नहीं है। आप उनकी नेचुरल बायोलॉजिकल आइडेंटिटी को ही डिनाई कर रहे हैं। इससे बड़ी क्या मानसिक विकृति होगी। आप कह रहे नहीं चुनो, क्यों चुने भाई, वो तो पैदा हुआ है। गीता में भी लिखा हुआ है आपको अपने स्वभाव के हिसाब से ही काम करना चाहिए। तो अब हम इसके अपोजिट जा गए तो फिर हम परेशान हैं। वो आप कर ही नहीं सकते। हाँ, कोई कोशिश करते हैं, जैसे मीडिया फीड करती है आपको, या अलग अलग रिसोर्सेज से, इंस्टाग्राम से, अलग अलग जगह से, सोसाइटी से, स्कूल से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बिना चाहे भी आप उसके हिसाब से काम करते हैं। जैसे वो हमें 24 घंटे बोलते हैं पोलाइट हो लड़कों को, तो लड़कियों को बोलते हैं मैनली बनो, उस टाइप की। अब वो नेचर के अपोजिट होगा। तो हो तो रहा है ना। हाँ, सारे जो लड़के हैं वो गे की तरह दिखते हैं, उनके आधे से ज़्यादा स्त्रीत्व दिखाई देता है उनके अंदर। हाँ, और महिलाएं ऐसी इतनी कठोर हो गई है कि उनमें महिलात्व नहीं दिखता, स्त्रीत्व नहीं दिखाई देता। ऐसे चलती भी ऐसे हैं कि आपको देख के लगेगा कि कोई पुरुष ही चला जा रहा है। जबकि गीता में लिखा हुआ है कि आप अपना काम भले ही वो त्रुटिपूर्वक हो, उसी को करो अच्छे से करो। उसमें क्या दूसरे के काम चॉइस, अच्छा। मैं चॉइस के खिलाफ नहीं हूँ। अगर कोई नेचुरली रूप से स्त्री पुरुष की तरह जीना चाहती है तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। कोई नेचुरली पुरुष स्त्री की तरह जीना चाहता है तो मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन मैं जो खिलाफ हूँ वो सोसाइटी के इन्फ्लुएंस के खिलाफ हूँ। उसकी वजह से जो चेंज हुआ है। सोसाइटी को ये डिसाइड करने का अधिकार नहीं है, सोसाइटी को ये कहने का भी अधिकार नहीं है। वो खुद ले ले अपनी चॉइस से, वो उसकी मर्जी है। जैसे जो चॉइस होती है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है। जैसे जो हम चॉइस लेते हैं, अलग अलग अंदर से आवाज़ आती है। हाँ, कई बार हमारे माइंड की होती है, कई बार होती है हमारी कॉन्शियसनेस की, जो
अंदर से साफ आवाज़ आती है। कई बार होती है हमारी फीलिंग्स की, इमोशंस की आवाज़ होती है, एक अंदर से भगवान की भी आवाज़ आती है कई बार जो हमें कई बार सही डायरेक्शन दिखा देती है। तो कई बार होती है मतलब कि जो हमें बाहर से जो पहले के जो भी न्यूज़ मिली है, स्कूल से मिली है, सोसाइटी से इन्फॉर्मेशन मिली है, उसको बेस लेके हम कैलकुलेट करके बाहर उसको मैं बाहर की आवाज़ बोल दूँगा। तो बाहर की आवाज़ आती है हमारे अंदर से। तो ये जो 4-5 अलग अलग आवाज़ें आती है किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, हम चूज़ करके हमें पहले तो बात तो हमें पता ही नहीं होता ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, वो कौन सी सही है, वो हमें हम चुनते कैसे है, चॉइस कैसे करनी चाहिए हमें कि हमारा डिसीजन सही है किसी भी सिचुएशन। आज तक आपके मन कई बार आत्मा से भी आवाज़ आती है बिल्कुल साफ। ठीक है, आज तक आपके मन के अंदर ये विचार आया कि आप उड़ सकते हैं? क्यों नहीं आया विचार? कभी कहीं से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई कभी। यानी कि आपकी आत्मा का भी आवाज़ नहीं है कि वो उड़ सकते हैं, जबकि आत्मा तो उड़ सकती है। जीव तो उड़ सकता है। कारण क्या है कि जिसको आप मन की आवाज़ कह रहे हैं, आत्मा की आवाज़ कह रहे हैं, परमात्मा की आवाज़ कह रहे हैं, सोसाइटी की आवाज़ कह रहे हैं, इमोशंस की आवाज़ कह रहे हैं, नॉलेज की आवाज़ कह रहे हैं, वो सारी की सारी आवाज़ें जो बाहर से आपने गैदरिंग की है ना, चाहे वो सेंसेस के द्वारा हो, चाहे वो किसी और रूप में हो, वो सारी गैदरिंग अलग अलग सब्स्टिट्यूट्स में डिवाइड हो जाती है। कबीर इसे कहते हैं 64 मनी प्रकृति। 64 मनी प्रकृति यानी एक मनुष्य की 64 प्रकार की प्रकृति होती है, उसके अंदर 64 मन होते हैं। 64 डायमेंशंस है ना, तो उसके 64 मन हैं। जिस मन को उसने ज़्यादा खाना खिलाया होगा वो मन बलवान हो जाएगा। यानी आपने सुना तो बहुत कुछ, गुरुओं को भी सुना, हाँ, इंस्टाग्राम को भी पढ़ा, फेसबुक को भी सुना, न्यूज़ भी सुने, किताबें भी पढ़ी, घर वालों को भी सुना, समाज को भी सुना, परिवार को, मित्रों को भी सुना, सबको सुना। तो वो अलग अलग आवाज़ें, वो सब अलग अलग बोल रहे हैं ना भाषाएं, तो वो अलग अलग आवाज़ें आपके अंदर आ गई। लेकिन आपने जिसको सबसे ज़्यादा फीड किया होगा ना, यानी जिसको आपने सबसे ज़्यादा ऊर्जा दी होगी, जिसमें आपने सबसे ज़्यादा समय लगाया होगा, वो हावी हो जाएगा। तो मतलब ये हमारा ही डिसीजन होता है कि हमारे ऊपर कौन हावी होगा। हाँ, ये हमारा डिसीजन होता है, कौन किसको हम हावी होने देंगे, किसको हम हावी, किसकी वजह से हम डिसीजन लेंगे। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हम इन्फ्लुएंस हो गए, नहीं किया है वो इन्फ्लुएंस होना हमने ही डिसाइड करवाया कि हाँ भाई हम उससे इन्फ्लुएंस हुए। भाई कोई अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए, उन्होंने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, तो हिंदुस्तानियों ने कब्जा होने दिया ना। अगर वो डे 1 से ही रेसिस्ट करते थे तो कहाँ से कब्जा हो जाता था। तो बेसिकली हम अपने आप को स्लेव बनवाने को तैयार हो जाते हैं, तभी तो कोई हमारे यूज़ कर पाता है। अगर हम डे 1 से ही रेसिस्ट करें तो हम स्लेव बने ही नहीं, तो फिर कहाँ से आएगा। क्यों ये पाश्चात्य का असर आम आदमी पर हो रहा है, मुझ पर नहीं हो रहा है। मैं तो उनके बीच में जाकर भी उन्हें मूर्ख बोल देता हूँ, क्योंकि मैंने उनकी परतंत्रता स्वीकार नहीं की। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे सारे नौजवान बच्चों को इस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है कि वो उनकी जैसी बातें बोलने में अपने आप को ओपन माइंडेड महसूस करते हैं। हाँ, ओपन माइंडेड, ओपन लाइफ जीने वाला महसूस करते हैं। स्वतंत्रता दूसरों की तरह बोलने की नहीं है। स्वतंत्रता आप अपने विचार जो रखते हैं उसको आप सही प्रकार से बोल पाएं, ये स्वतंत्रता है। चाहे फिर उससे पूरा वर्ल्ड डिसएग्री करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझसे संसार एग्री करे या डिसएग्री करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो आपका जो सोच है वो कहाँ से आता है? मेरा जो सोच है वो प्रकृति से आती है, जो नेचुरल प्रकृति है। प्रकृति में जैसी चीजें हैं वैसी ही चीजें मेरे ऊपर प्रभाव डालती हैं, और वैसा ही स्वाभाविक रूप से चलता है। मुझे पता है मुझे तैरना नहीं आता, तो मैं जाऊंगा ही नहीं ना पानी में, गहरे में। इसमें मैं आपको कितना भी मोटिवेट कर लूँ, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, कुछ भी कर लो आप, कुछ नहीं फर्क पड़ता मेरे को। आप नहीं कूदूँगा, मैं नहीं कूदूंगा। आपने इसको माना हुआ है, तो आप आउटर इन्फ्लुएंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दो। एक्सपीरियंस तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? जैसे हम स्कूल भी जाते हैं, हम अपने माँ बाप की बात भी सुनते हैं, माँ बाप भी उसी सोसाइटी में रहते हैं, हम न्यूज़ भी देखते हैं, टीवी भी देखते हैं, तो वो तो हम बचपन से ही देखते हैं। जो चीज़ हमने 20 साल फीड करवाई अपने दिमाग में, जो कि हम एक्सेप्ट ही कर चुके हैं पहले से,
सबकॉन्शियसली जो अंदर तक घुस चुकी है, जिसको हम सच ही मानने लग गए। उसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि आप धीरे धीरे क्या करिए, धीरे धीरे आप वो काम करने बंद करिए जिनमें आपको मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा मतलब जिनको आप इंजॉयफुली और जॉयफुली नहीं कर पा रहे। तो मज़े की तो अलग अलग ये तो नहीं, आपका मज़ा तो आप डिसाइड करेंगे, मैं कैसे डिसाइड करूँ आपका मज़ा? डेफिनेशन हो सकता है इसका, तो नेगेटिव जैसे कि जैसे लोगों को जिम जाने में मज़ा नहीं आ रहा, वो तो छोड़ देंगे। हाँ, लोगों को छोड़ दो, क्या बोर्ड लगाने में मज़ा नहीं आ रहा, उनको मीठा खाने में मज़ा आ रहा है, ठीक है, खाने दो। लोगों को दारू पीने में मज़ा आ रहा है, ठीक है, पीने दो। ये तो थोड़ा समझ नहीं आया। नहीं तो दिक्कत क्या, पीने दो ना उन्हें। जब लीवर खराब हो जाएगा तब तो वजन आना बंद होगा। तो ये तो सही एडवाइस नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही एडवाइस है। यही तो चीज़ लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आप जिसको मज़ा समझ रहे हैं वो वाकई मज़ा है या आपकी स्लेवरी है। अगर आप शराब पी रहे हैं तो वो आपको आनंद देगी, लेकिन अगर शराब आपको पी रही है तो वो आनंद नहीं देगी, वो आपको सिकनेस देगी। लोग परेशान भी रहते हैं, हाँ, वही हालत हो जाती है, उसके बाद भी तो जाते हैं। एडिक्शन एडिक्शन मज़ा नहीं है। एडिक्शन की बात ही नहीं कर रहा। डेफिनेशन क्या है मज़े की? मज़े की डेफिनेशन है यू गेट जॉयफुल स्टेट ऑफ माइंड। मुझे आज तक कोई शराबी जॉयफुल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं मिला। कुछ लोग हैं वो थोड़ा सा लगाते हैं, आनंद लेते हैं, वो ठीक है ना, क्या बुराई है उसमें? मैं शराब के विरोध में थोड़ी हूँ। आप भी तो कभी कभी पिज़्ज़ा खा लेते हैं, उसमें क्या बुराई है? कभी कभी में स्वाद आता है वो। अभी मैंने आपके साथ कॉफ़ी पी, हाँ, मेरे जीवन की 20वीं कॉफ़ी थी, वैसे पी लेते हैं। You should not be slave of somebody. Either it's a desire, either it's a food habit, either it's any kind of addiction or like dose. ये नहीं होना चाहिए कि आपको सुबह उठते ही कॉफी चाहिए। You should not be slave. मतलब आप नौकर नहीं हैं, आप मजदूर नहीं हैं, आप राजा हैं। And the feeling, आप जब आपको राजा वाली फीलिंग आती है तब आप जीवन जीने का आनंद ले पाते हैं। आप मजदूरी भी करें तो राजा होके करें तो फिर आनंद है उसका। जैसे हमारे जो दिमाग होता है उसमें मन होता है, और मैं जो मानता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरी जो फीलिंग्स है उसमें एक मन होता है, एक परमात्मा का कुछ अंश होता है जो आपको गाइड देता है, एक आपका खुद के सेंसेस होती है अलग अलग जो भी आपको गाइड देती है, एक आपकी संस्कार होती है, एक बाहर का भी इन्फ्लुएंस होता है। तो सही बात भी आती है हमेशा, आपको पता होता है हमेशा क्या सही है, पर गलत बात भी होती है। तो जैसे आपने बताया, आप जिसको ज़्यादा फीड करते हो वो पावरफुली आती है, उसको आप फॉलो करते हो, गलत डिसीजन भी लेते हो, सही डिसीजन भी लेते हो। जो सही बात है उसको कैसे फीड किया जाए, ये भी मतलब उसको कैसे पावरफुल बताया। हम हर किसी को पता होता है, सब में थोड़ा बहुत दिमाग होता है, सबका दिमाग चलता है, सबको पता होता है सही चीज़ क्या है, कि भाई ये करोगा तो सही है, ये करोगा तो सही नहीं है। यही तो बात है, सबको नहीं पता होता, नहीं पता होता सही और गलत। ये जैसे ही आपकी सोसाइटियल चेंज होता है, ये चेंज हो जाती है। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। तो इसका रेफरेंस क्या है कि भाई मैं ये चीज़ मानता हूँ, इसके हिसाब से सही गलत बोलूँगा मैं। हाँ, क्या रेफरेंस क्या है इसका बेसिकली तो कोई रेफरेंस नहीं है। ऐसे तो सबका अलग अलग हो जाएगा, सबका है ही अलग अलग। जैसे आपको तो छोटा सा उदाहरण देता हूँ, लोग मारने को सही बोल देते हैं कि भाई मैं धर्म के नाम पे तो मार लोग कर रहे हैं ना, धर्म के नाम पे मार रहे हैं ना, और उनको तो कोई गिल्टी फीलनेस होती नहीं है। वो तो कह देते हैं इसके बाद हम जन्नत जाने वाले हैं। मतलब सही गलत का डेफिनेशन क्या होता है? जैसे मेरा नो डेफिनेशन ऑफ सही और गलत। जैसे मेरा रेफरेंस है, मैं मतलब भगवत गीता को पढ़ता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ, उसके हिसाब से मैं सही गलत जानता हूँ चीज़ों को, और जो उसके हिसाब से है, मतलब मैंने जो माइंड में बनाया हुआ है उसके हिसाब से मैं सही बोल देता हूँ कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ सही लगी है, तो उसके हिसाब से मैं बोल देता हूँ नहीं ये चीज़ गलत है। वो आपका सही गलत नहीं हुआ ना, वो भगवत गीता का सही गलत हुआ। तो मैं अब ऐसे ही एक आदमी कुरान पढ़ रहा है तो वो कुरान के हिसाब से सही गलत बोल रहा है, एक आदमी बाइबल पढ़ रहा है वो उसके हिसाब से सही गलत बोल रहा है। सही गलत तो कुछ है ही नहीं ना, ये सारा डिपेंड करता है कि सिचुएशन की कौन सी साइड में आप खड़े हैं। ऐसे तो कोई आदमी जो जेल में है वो भी अपने किए हुए काम की एक्सप्लेनेशन तो देता ही है कि भाई मैंने ये इसलिए किया, इसलिए मैं सही। देखिए, अगर सही गलत ही नहीं होगा तो हम कैसे जिएंगे? प्रकृति संविधान से नहीं चलती। प्रकृति के भी तो कुछ नियम होते हैं। प्रकृति संविधान से नहीं चलती, नियमों से चलती है, नियमों से भी नहीं चलती। नहीं होते, यही तो बात है।
प्रकृति चलती है अपने स्वभाव के आधार पर। जैसे अब जैसे नारियल लगा है, हाँ, एक सीमा तक ये पेड़ पे रहेगा, उसके बाद चाहे इसे कोई तोड़े ना तोड़े टूट के गिर जाएगा। ये इसका स्वभाव है। हाँ, ये सही और गलत नहीं है। प्रकृति में कुछ भी सही गलत नहीं है। सही गलत हम क्यों, सही और गलत है क्या बेसिकली? जो हमारे फायदे का हम उसे सही मानते हैं, जो हमारे नुकसान का उसे हम गलत मानते हैं। बेसिकली तो यही है। हर सोसाइटी में आप देख, मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। ऐसे तो हम किसी का मर्डर कर देंगे, उसके पैसे ले लेंगे, तो हमारे पास बहुत अमीर हो गई, हमारे लिए हो रहा है ना, ऐसा है ना, सोसाइटियाँ है ना आपके हमारे लिए सही हो जाएगा। देखिए अभी आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। आप अपने चाचा की लड़की से शादी नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके हिसाब से गलत है। आप इस्लाम में चले जाइए, आप चाचा की लड़की से क्या आप अपने भाई की लड़की से शादी कर सकते हैं? इस्लाम में वो गलत नहीं है। अब उनको तो नहीं गिल्टी फील होगा, उसके बाद में आपको गिल्टी फील हो जाएगा अगर आपने ऐसा विचार भी कर लिया। ऐसे टाइम पे फिर हमें बायोलॉजी में जाना चाहिए कि भाई बायोलॉजी में किसके बच्चों को पे इफेक्ट पड़ेगा, किसके बच्चे में डिसऑर्डर आएगा। ये तो आप डिसाइड कर रहे हैं ना, यूनिवर्सल तो हम डिसाइड नहीं कर सकते ना ऐसा कुछ। नहीं, अगर मान लो जिसके बच्चे को डिफेक्ट आता हो तो हम उसको बोल देंगे भाई क्लोज रिलेशन में शादी करना गलत है इसकी वजह से, बायोलॉजी की वजह से। तो फिर भी तो कुछ सही आपको छोटी सी चीज बताता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ जो हुआ है पिछले 50 सालों में, वो इस्लामिक लोगों का हुआ है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन हुआ। सबको तो पोलियो नहीं है ना उसमें। तो बहुत सारी बीमारियां होती है, हॉस्पिटल में जब जाओगे तो बहुत सारी। ठीक है, मानता हूँ, हमें कुछ तो बताना पड़ेगा, ये सही है ये गलत है। ऐसे तो नहीं बता सकते, कन्वर्सेशन ही नहीं हो पाएगी। देखिए कन्वर्सेशन क्या है, होगा तो सही और गलत क्या है। मतलब जो आपको सुख दे वो सही, जो आपको दुख दे वो गलत। जो आपको आज सुख दे और आने वाले समय में भी सुख दे वो सब सही, और जो आपको आज सुख दे कल दुख दे, या आज दुख दे कल भी दुख दे, वो सब गलत। इतना तो जर्नलाइज किया जा सकता है, इससे ज़्यादा जर्नलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर सोसाइटी अपने नियम पर चलेगी। अभी अफ्रीका में कई सारी ट्राइब्स हैं जिनमें शादी नहीं होती है फिर भी बच्चे होते हैं। असम में गांव हैं जहाँ पर बच्चे करती है, औरत शादी नहीं करती, और वहाँ पर उसे स्वतंत्रता भी है, वो जिसके साथ चाहे बच्चे पैदा कर ले। रहती बाप के साथ ही है, भाई के घर में ही रहती है। तो अब ऐसी भी अब हमारे यहाँ सोसाइटी में उसे एक्सेप्टेंस ही नहीं मिलेगी। हमारे हिसाब से वो गलत है, उनके हिसाब से वो सही है। तो आप जर्नलाइज रूल नहीं लगा सकते ना कोई सही और गलत का पूरे वर्ल्ड। किसी को पता तो होगी ये चीज हम सही कर रहे हैं। ऐसे तो हर कोई आदमी गलत काम करने आपकी लग जाएगा। कंट्री में आप लेफ्ट हैंड ड्राइव करते हैं, यूरोप जाते ही वो गलत हो जाती है, कैसे डिसाइड करेंगे आप? अब कौन बोलेंगे के हिसाब से आप जो भी काम करो वो सोसाइटी को बेनिफिशियली होना चाहिए, तो वो सही है। इसीलिए हर देश में संविधान बना है। संविधान जो बना है वो इसीलिए बना है कि आप उस देश के हिसाब, उस देश के संविधान के हिसाब से काम करो जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। तो वो सही गलत हो जाएगा। वो आप सही गलत करते, पर वो नेचर के हिसाब से सही गलत नहीं है ना। उसको आप सही गलत, जब हम एक आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं उसमें हम उसे सही गलत नहीं कर सकते ना। वो संविधान के हिसाब से सही गलत है। संविधान गीता के हिसाब से नहीं बना हुआ। संविधान गीता के हिसाब से नहीं बना हुआ। गीता मनुस्मृति के हिसाब से नहीं बनी हुई, और मनुस्मृति मनो प्रकृति के हिसाब से नहीं बनी हुई। ऐसा हो सकता है कि इन सभी में जो कॉमन चीजें हैं वो सही है। बेसिकली चीज सही और गलत हम क्यों डिसाइड करना चाहते हैं जानते हैं? आदमी को कुछ पता लगेगा कि वो क्या कर रहा है। वी आर इररिस्पॉन्सिबल पीपल। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते, हम लेजी हैं, मानसिक रूप से आलसी लोग हैं हम। मानसिक रूप से हम ये चाहते हैं कोई डिसाइड करके बता दे ये सही है और ये गलत है, ताकि मैं ये ना करूं और ये कर लूं। आपकी आत्मिक चेतना का विकास तब होगा जब आपको पता ही ना हो कि ये सही है और गलत है, और आप उस समय विकसित रूप से ये सोचें कि ये जो कार्य मैं कर रहा हूँ ये प्रकृति के लिए फायदेमंद होगा कि नहीं होगा, और उस समय आप उस हिसाब से डिसाइड करें तो वो डिसाइड करेगा कि आप प्रकृति के लिए लाभप्रद हुए कि नहीं। आप या कोई भी व्यक्ति वो ये चाहता है, लोग धार्मिक क्यों होते हैं, आध्यात्मिक क्यों नहीं होते? धर्म को मानना बड़ा आसान है, बड़ा सरल है, टू द क्लियर है, ये करना है ये नहीं करना। अगर आप कृष्ण को मानते हैं या भगवत गीता को मानते हैं या हिंदुइज्म को मानते हैं या इस्लाम को या क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, वेरी क्लियर, ये करना है ये नहीं करना। आपकी चेतना का कहाँ विकास हुआ उसमें?
अगर मान लो बेवकूफ़ लोग हैं, देखिए वो तो- बेवकूफों की हम बातें नहीं कर रहे, बात हम आपकी और हमारी कर रहे हैं। 90% लोग तो जो हैं वो हैं ही, उसमें क्या ही कर सकता है उनके लिए कोई। तो धर्म सही है वो, इसीलिए कम तो से कम follow 90% लोग करेंगे। फॉलो करते हैं। वो जेल में नहीं जाएंगे, वो मर्डर नहीं करेंगे, हाँ, वे कुछ बिल्कुल। इधर उधर गलत काम नहीं करेंगे धर्म के डर से। हाँ, आपने कहा मर्डर करके जेल में नहीं जाएंगे, अर्जुन को जेल हुई क्या? सबसे ज्यादा तो कत्ल उसने ही किए थे, सही काम सबसे ये ज्यादा किया लोगों को। अब वहाँ वो सही ऐसे- हो गया। ऐसे जज है, जज भी मर्डर गए थे बहुत सारे। यही तो कह रहे, हमने अपनी सोच को एक दायरे में बांधा है और उस दायरे के हिसाब से हम सोच रहे हैं। जब अर्जुन का मर्डर करना जायज है तो क्यों आतंकवादी का मर्डर करना नाजायज हो गया? क्योंकि एक जगह है, दोनों अपने अपने धर्म को मान के अपना अपना कार्य कर रहे हैं। बेसिक चीज समझिए, सही और गलत के झंझट में पड़ना है बेकार। मैंने अंग्रेजी में कहावत बनाई है कि रूल्स आर फॉर द फूल्स। नियम मूर्खों के लिए होते हैं। जो आत्मचेतन व्यक्ति है वो हमेशा ये अपने अंदर से डिसाइड करेगा कि ये जो कार्य मैं कर रहा हूं ये लाभप्रद प्रकृति के लिए है कि नहीं है। वो प्रकृति, सार्वभौमिक प्रकृति की सोचता है। और अगर नहीं है और मुझे आनंद भी नहीं दे रहा है तो फिर मैं क्यों ही करूं इस काम को? या तो कम से कम प्रकृति के लिए आनंदित हो या आपके लिए आनंदित हो। अब जैसे अफगानिस्तान में लोग जो रहते हैं, कई बार मैंने देखा भी है और कई बार सुना भी है, आदमी पर निशाना लगा के प्रैक्टिस करते हैं वो लोग। मर गया तो मर गया, क्या करना, और उनको कोई पीड़ा नहीं उसकी। इराक में तो मैंने खुद देखा, वो पत्थर से मार देते हैं आदमी को, चौराहे के बीच में बांध के उसको पिलर से पत्थर से मार देते हैं। उनको तो नहीं लगता कि ये गलत कार्य है। ये तो गलत। अब आपके हिसाब से गलत है ना, उनके हिसाब से गलत। यही तो चीज मैं कह रहा हूँ। जो आदमी को बांध के या औरत को बांध के पत्थरों से मार दिया, उसको जान से ही मार दिया। अगर वो क्योंकि उनकी उसने नजर में बुर्का वो नहीं गलत पहना था, होता, या क्योंकि उसने कुछ भी मतलब, अगर उनकी नजर में वो गलत होता तो वो क्यों करते? उनकी नजर में तो वो गलत था कि उसने बुर्का क्यों नहीं पहना था। उसको मारना गलत नहीं था। कुरान में तो लिखा है ना कि आप अगर जो इस्लाम को नहीं मानता उसको मार डालो। उनके लिए तो वो सही कार्य है। बुत परस्तों को उड़ा दो, खत्म। तो ये सही और गलत का तो कोई फैसला कर ही नहीं सकता। मैं तो ये कहता हूँ जो प्रकृति के अनुरूप है, अगर आपको चाहिए ही बहुत ज़्यादा दिमाग में बैठाना ही है कि सही क्या और गलत क्या, जो प्रकृति के अनुरूप है, जो प्रकृति के लिए फ़ायदेमंद है वही सही है, और जो प्रकृति के लिए नुकसानदायक है वो गलत है। अब बहुत सारे लोग तो जो मैं करता हूँ उसे भी गलत मानते हैं ना, मानने दो। आप अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंट हो तो पूरी दुनिया भी आपके विरोध में खड़ी हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि योगा इज़ अ सोशल टेररिज्म। योग एक दिन इस संसार का नाश कर देगा। और बहुत लोग मेरे खिलाफ में खड़े हो गए, बहुत लोगों ने बवंडर बना दिया, फेसबुक स्कैंडल हुए, बहुत सारे ड्रामे हुए। क्या हुआ? कुछ। मैं तो आज भी वही बात रिपीट करता हूँ। तो इससे कोई जो चीज़ आपने अनुभव की है वो आप कहने से ना डरो, ये तो है आपकी स्वतंत्रता। हम क्या हो गए हैं, हमारे देश में एक बीमारी लगी है, सबको महात्मा गांधी बनना है। वी वॉन्ट टू बी गुड फॉर एवरीबडी, वी वॉन्ट टू बी लिबरल फॉर एवरीबडी। वो पॉसिबल नहीं है। सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, पानी को पानी कहो, आग को आग कहो। आपको नहीं यार, आग को बुरा लग जाएगा, उसको आग कह देंगे तो, अरे भाई तो उसके लिए उसको आग कहना बंद कर दोगे। मेरे पास एक लड़का आया, दिखता वो लड़कों की तरह था भी, और वो कहने लगा कि मैंने जैसे उससे बात की तो मैंने उसे मेल शब्दों से उसको संबोधित किया। बोलता आई एम नॉट अ मेल, आई एम अ गर्ल। मैंने उसको कहा, मैंने कहा दिखता तो नहीं है, तो मैंने तो संबोधित कर दिया इस तरह से जैसा दिखता है। अब तुझे वैसे शब्द चाहिए, मैं वैसे कर दूंगा, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
वो तेरी प्रॉब्लम है, वो तेरा डिसीजन है, वो तेरी लाइफ है, तुझे जीनी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ही की जगह शी लगाना है, शी लगा दूंगा, इट बोलेगा तो इट लगा दूंगा। तो लाइफ में क्या है, इन चक्रों में ना पड़ करके क्या सही है क्या गलत है, लाइफ को स्मूथ बनाइए। अपनी लाइफ की हडल्स जो है उनको समझिए। हाँ, मुझे इस समय पैसा कमाना है, मुझे इस समय मटेरियल लाइफ में ग्रो करना है, तो मेरे जीवन में क्या क्या हडल्स हैं, उन हडल्स को शॉर्ट आउट करिए और उनको बाहर निकालिए। वहाँ अगर आपको गोल ओरिएंटेड फायदा करती है तो गोल ओरिएंटेड जीजिए, वहाँ बिना गोल ओरिएंटेड फायदा करती है तो उसके हिसाब से जीजिए। लाइफ में जो व्यक्ति फ्लेक्सिबल होता है ना, उसको ना तो डिप्रेशन होता है ना टेंशन होती है। वो लाइफ को बड़ी आसानी से निकालते। मैं अक्सर कहता हूँ कि लाइफ एक कार की तरह है। आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं सड़क के ऊपर, ये जानकर ड्राइव करिए कि सामने किसी को चलानी नहीं आती। अगर दूसरों की ड्राइविंग पे भरोसा करके खुद कार लेके निकल जाएंगे ना सड़क पे, तो कहीं ना कहीं ठुकेंगे ही ठुकेंगे। लाइफ ऐसी ही है, लाइफ को बड़ा इंजॉय करने के लिए, ये इसका आनंद लेने के लिए,